हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूं। जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इस वर्ष के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों को केवल मैं इस वीडियो में सम्मिलित की हूँ फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि क्वेश्चन कई रहते हैं और स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं चुनिंदा प्रश्नों को ही इस वीडियो के अंतर्गत लाई हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन जो इस वर्ष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है, किसी प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है। इसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है, जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को ब्रह्मपुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं, और यह 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। ठीक है, इन अंग के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र बाह्य पुट कहलाते हैं। तो आप लोग इसका चित्र देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। ये जो है आपका हो गया बाह्य दलपुंज, या आपका पुतंतु हो गया, या ये जो ऊपर है ये आपका पुंकेसर हो गया। ये जो इसका ऊपर वाला है ये इसका जायांग हो गया फ्रेंड्स, और ये बाह्य दल हो गया, और ये पुष्पाक्ष हो गया, ये पुष्प वृंत हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भुजा हो गई, ये नखर हो गया, और ये दलपुंज है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुमंग, इसे पुमंग कहते हैं। और ये अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में देख सकते हैं बीजांडसन है, ये वेश्म है, ये आभासी पट है ये वाला अंदर वाला, और ये बीजांड है जो गोल गोल है, ये दोनों ये बीजांड है। उसके बाद ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, ये जो इस तरह से बना है ये वर्तिका है, और ये जो इस तरह से शेप में है फ्रेंड्स ये अंडाशय है। ये जो नीचे वाला है ये पुष्पवृंत है, और ये पुष्पासन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जायांग है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका चित्र जो है पुष्प का आप लोग देख लीजिए, और पुष्प का सभी भागों के चित्र जो है परीक्षा में बनाना बहुत ज़रूरी होगा। और अब आते हैं फ्रेंड्स इसके सभी भाग का वर्णन करते हैं। तो पुष्प के भाग निम्नलिखित है। पहला है बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है? बाह्य दलपुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन का निर्माण का कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्य दलपुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। यह रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें रोमगुच्छ कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दलपुंज। दलपुंज के बारे में आप लिख सकते हैं, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरा दलपुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। यह पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुमंग। पुमंग के बारे में लिख सकते हैं कि इसका कार्य परागकण उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है जायांग। जायांग के बारे में आप लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। वर्तिका का कार्य परागनली को अंडाशय तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार की परीक्षा के लिए। अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अनुकूलन, और इसके अंतर्गत लिखेंगे आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रखने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जलीय अनुकूलन की। तो जलीय जीवधारी जैसे कि मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं। ठीक है, और जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे कि जलक्लोम या गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इस प्रकार
अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि जंतुओं की तरह ही जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म भाग में होता है। पत्तियां पतली, कटी-फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों की जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। ठीक है, और तनापूर्ण रूप से वृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं, जैसे कि जलकुंभी हो गया। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है जो इनकी पानी से सुरक्षा करती है। इसी कारण जलीय पौधे वातावरण से अनुकूलन कर पाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मरुस्थलीय अनुकूलन की। तो मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना। उपयुक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर और गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि ऊंट। ठीक है, जंतुओं के समान मरुस्थल में उगने वाले पौधे एवं पेड़ों को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह पौधे प्रायः पानी की कमी, सूर्य की तीव्र रोशनी तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताएं पाई जाती है। मतलब जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं, उनके लिए अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ तथा गहराई में जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स तना मांसल चपटा, हरा एवं स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे कि नागफनी हो गया। तीसरा है पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कि कनेर। चौथा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या शल्क के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि नागफनी, दिक्वार, सतावर एवं भड़भंडा आदि। अगला क्वेश्चन है वायरस को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा कि वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के दो उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। वे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात ही इनका पता चलता है। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। इनके अध्ययन के लिए विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक है, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित वायरस जनित रोगों का पता लगाया गया। ठीक है, पहला है ल्यूफ्लर या तथा फ्रास। ठीक है, मतलब 1897 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ने जर्मनी के पशुओं में खुरपका मुखपका रोग का पता लगाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाल्टर रीड 1902 ईस्वी में क्यूबा में मनुष्य के पीत ज्वर वायरस की खोज की। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं लैंड स्टीनर तथा पोपर। तो इन्होंने 1909 ईस्वी में पोलियो वायरस की खोज की। नेक्स्ट है पेटन राउस, तो 1990 ईस्वी में मुर्गी में कैंसर रोग का पता लगाया। नेक्स्ट है ट्वार्ट, इन्होंने 1915 ईस्वी में डी हेरेल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। इन्हें फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार की परीक्षा के लिए और ज़रूर पूछा जाएगा। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जिसे आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था मतलब रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई अवस्था में ही रहेगी, मतलब विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
उदाहरण के लिए यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसे वहाँ से हटा ना दिया जाए। अगला है फ्रेंड्स न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल F अनुक्रमानुपाती m गुणे a, बल F बराबर k m a। ठीक है, इसे ही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, उदाहरण इसका दे सकते हैं कि क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो तृतीय नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, मतलब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, ये क्रिया करता है, और परिणाम स्वरूप जल मनुष्य को आगे की ओर ढकेलती है, ये प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण दूसरा है कि घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिसके प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों के इसको संक्षेप में बताइए। मतलब धातु को संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा के लिए, धातुओं को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे कि धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा से बचाया जाए। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं किसी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु को मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी एवं संरक्षण से सुरक्षित हो जाती है। स्टेनलेस स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है जिससे आसानी से जंग नहीं लगती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रीस या तेल लगाकर। तो ग्रीस या तेल की परत भी धातु को वस्तु वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संरक्षण को रोकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विद्युत लेपन द्वारा यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। तो कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, टिन तथा निकेल वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहा का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेंट का लेप चढ़ाकर। तो धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट करके उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल या सामानों पर पेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण द्वारा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या उपयोग होते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे पहले नंबर में घरेलू ईंधन। तो घरेलू ईंधन के अंतर्गत लकड़ी आता है, कोयला, केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले अथवा घरेलू ईंधन है। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक ईंधन। औद्योगिक ईंधन के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंजन ईंधन। तो इंजन ईंधन में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि विभिन्न प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त इंजन ईंधन है। नेक्स्ट है रॉकेट ईंधन। तो मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि के जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। नेक्स्ट लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है।
ईंधन के जैविक स्रोत जो अब समाप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों जैसे चट्टान, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे गए। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके विज्ञान विषय से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ से प्रश्न इस बार परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको 1 से 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देख लें और इसे तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।